Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic voluntary winding up. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपल्सरी वाइंडिंग अप के रेफरेंस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। दो तरह के मोड्स होते हैं वाइंडिंग अप के। एक तो होता है वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल और दूसरा होता है इसके अंदर दैट इज नोन एज द वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो हम आज के लेक्चर में या आज के लेक्चर से हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम आज बात करेंगे कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप का कॉन्सेप्ट है क्या, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसकी डेफिनेशन है। पहले हम आज के लेक्चर में इसको कवर अप करते हैं। तो अगर मैं कंपनी एक्ट 2013 की बात करूं तो इनके अकॉर्डिंग voluntary winding up may take place only with the consent of both members as well as the creditors. For such winding up, members are required to pass an appropriate resolution. Thereafter, two-thirds in value of the creditors are also required to give their consent to such resolution. If creditors in such value do not give their consent, the company cannot be wound up voluntarily. Thus, the Company Act 2013 has abolished distinction between members and creditors voluntary winding up. पहले क्या था, दो अलग अलग तरीके के वाइंडिंग अप चलते थे वॉलंटरी में भी। मेंबर्स का वॉलंटरी वाइंडिंग अप एक पॉइंट था और क्रेडिटर्स का वॉलंटरी वाइंडिंग अप ये दूसरा पॉइंट था। लेकिन जो अपकमिंग डेफिनेशन है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इसमें दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ऐड कर दिया गया और फिर एक डेफिनेशन बनी इसकी। क्या कहा गया इस डेफिनेशन में, वॉलंटरी वाइंडिंग अप केवल और केवल तभी फाइनलाइज हो सकता है जब कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर्स दोनों की एक साथ कंसेंट होगी। अगर इन दोनों में से किसी एक की कंसेंट नहीं होगी तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप का केस नहीं बन सकता। अच्छा, इस वाइंडिंग अप में क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो मेंबर्स हैं वो एक अप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन को पास करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस बेसिस पर कंपनी की वाइंडिंग अप को फोकस किया जा रहा है। उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। ठीक है, लेकिन पहले तो एक अप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन को पास करना होगा जिसमें कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप का इश्यू होना चाहिए। इसके बाद जब एक रिजोल्यूशन पास हो जाता है वाइंडिंग अप के रेफरेंस में, तब क्रेडिटर्स की मीटिंग कॉल की जाती है और टू-थर्ड इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स, यानी कि जो टोटल क्रेडिटर्स हैं कंपनी के उसके 2/3 क्रेडिटर्स की कंसेंट होनी चाहिए इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के फेवर में। यानी कि उनकी भी कंसेंट होनी चाहिए कि भाई ये सभी के हित में है, इंटरेस्ट में है कि कंपनी को वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर देना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो क्रेडिटर्स हैं, 2/3 से कम क्रेडिटर्स अपनी कंसेंट देते हैं वाइंडिंग अप के रेफरेंस में, तब हम कंपनी को वाइंड अप वॉलंटरी बेसिस पर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है वॉलंटरी वाइंडिंग अप की, इसने मेंबर्स और क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप को के बीच के डिफरेंस को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ठीक है, ये तो बात हो गई अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब इसके कुछ और इश्यूज हम डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो 2/3 वैल्यू में क्रेडिटर्स होते हैं, 2/3 क्रेडिटर्स वो एक रिजोल्यूशन पास कर लेते हैं, यानी कि मेंबर के रिजोल्यूशन से पहले क्या करते हैं, ये जो 2/3 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं ये कंपनी के वाइंडिंग अप के रेफरेंस में एक रिजोल्यूशन को पास कर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो वाइंडिंग अप होगा इट विल बी ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ट्रिब्यूनल, क्योंकि मेंबर्स की कंसेंट नहीं है। ये 2/3 वैल्यू में क्रेडिटर्स हैं, इन्होंने एक रिजोल्यूशन को पास करके कंपनी के वाइंडिंग अप का प्रपोजल फॉलो किया। तो अब ये जो केस बनेगा वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा।
अब ये ट्रिब्यूनल के हैंड में है कि किस तरीके से वाइंडिंग अप की प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो ये केवल ट्रिब्यूनल है जो कंपनी के वाइंडिंग अप के रेफरेंस में डिसीजन को फाइनलाइज करेगी, और इस तरीके से द कंपनी शैल बी बाउंड टू फाइल अ पेटिशन फॉर इट्स वाइंडिंग अप बाय द पेटिशन बाय द ट्रिब्यूनल। यानी कि इस केस में अगर ऐसा हो जाता है तब कंपनी की मजबूरी बन जाती है कि इसको अपने वाइंडिंग अप के रेफरेंस में ट्रिब्यूनल में एक पेटिशन को फाइल करना होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? मेंबर्स की कंसर्न नहीं ली गई है, बल्कि जो 2/3 वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनको ये लगता है कि कंपनी के पास जो एसेट्स अवेलेबल है उसके बेसिस पर वो उनके अमाउंट को रिपे करने की कंडीशन में नहीं है, तो वो कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए कंपनी को फोर्स कर देते हैं। और उस केस में कंपनी को क्या करना होता है? अपने वाइंडिंग अप के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष एक पेटिशन को फाइल करना ही होता है। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द कंडीशंस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। यानी कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रेफरेंस में किन किन कंडीशंस को फोकस किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस in reference of the conditions of voluntary winding up, where it is proposed to wind up a company voluntarily, a declaration of solvency shall be made by the directors of the company। यानी कि अगर कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के डिसीजन को फॉलो किया जाता है या ये प्रपोज किया जाता है कि कंपनी को वॉलंटरी बेसिस पर वाइंड अप किया जाना चाहिए, तो कंपनी के सॉल्वेंसी के रिलेशन में एक डिक्लेरेशन को फाइल करना होता है। और ये काम कौन करता है? कंपनी के डायरेक्टर्स इस पर्टिकुलर वर्किंग को आगे बढ़ाते हैं। द डिक्लेरेशन हैज टू बी मेड बाय इट्स डायरेक्टर और डायरेक्टर्स इन केस द कंपनी हैज मोर देन 2 डायरेक्टर्स। डिक्लेरेशन शुड बी मेड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अगर कंपनी में 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं तब उस केस में जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ये डिक्लेरेशन करेंगे किसके रेफरेंस में? कंपनी के सॉल्वेंसी के रेफरेंस में उन्हें एक डिक्लेरेशन देना होता है कि कंपनी को वॉलंटरी बेसिस पर वाइंड अप किया जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो डिक्लेरेशन है इट शुड बी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट दे हैव मेड अ full inquiry into the affairs of the company, and having done so they have formed the opinion that it will be able to pay its debts in full form the sale proceeds of assets। एक एफिडेविट भी फाइल करना होता है और इसके थ्रू इसको वेरीफाई करना होता है। और इस एफिडेविट में क्या लिखना होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी के अफेयर की कंप्लीट इंक्वायरी, फुल इंक्वायरी कर ली गई है, और ऐसा करने के बाद ये पाया गया है या उनकी जो ओपिनियन बनी है वो ये है कि कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, और अगर है तो कंपनी अपने डेट को अपनी असेट्स की सेल्स के थ्रू पे करने की काबिलियत रखती है। ये इन्हें एफिडेविट में नोट करना होता है। या तो कंपनी के पास डेट नहीं होंगे, और अगर डेट है तो कंपनी के पास इतनी असेट्स अवेलेबल हैं कि उसकी सेल्स की प्रोसीडिंग के बेसिस पर डेट्स को फुल फॉर्म में पे किया जा सकता है। ये डिक्लेरेशन के साथ में एफिडेविट एफेक्स करना ये जरूरी होता है डायरेक्टर्स के लिए। अच्छा, अगर डिक्लेरेशन को हमें और इफेक्टिव बनाना है या कंपनी के डायरेक्टर को और इफेक्टिव बनाना है तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को भी फोकस करना होता है। क्या क्या कंडीशंस है वो? पहले हम बात करते हैं कंडीशन नंबर ए की। इट मस्ट बी मेड विद इन 5 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन। यानी जिस दिन रिजोल्यूशन को पास किया गया है उसके 5 हफ्ते के अंदर अंदर इसको ये डिक्लेरेशन फॉलो करना होगा। ठीक है, और डिक्लेरेशन को एफिडेविट के साथ में अटैच करते हुए इसको रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करना जरूरी है। ठीक है, बी केस क्या बनता है इसके अंदर? इट मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट दैट द कंपनी इज नॉट बीइंग वाउंड अप
टू डिफ्रॉड एनी पर्सन और पर्सन्स। और ये भी आपको कंडीशन फुलफिल करनी होती है। एक स्टेटमेंट आपको देना होता है और उस स्टेटमेंट में आपको लिखना होता है कि कंपनी को किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या पर्सन्स के डिफ्रॉड की वजह से वाउंड अप नहीं किया जा रहा है। ये आपको उसके अंदर स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होता है कि किसी पर्सन को डिफ्रॉड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंपनी को वाउंड अप नहीं कर रहे हो। ठीक। द सी कंडीशन इज दैट इट मस्ट बी accompanied by a copy of the auditors on the profit and loss account and the balance sheet of the company। यानी कि कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसकी ऑडिट की हुई एक कॉपी को भी आपको रजिस्ट्रार को प्रेजेंट करना होगा। इसके साथ साथ एक कंडीशन और सेटिस्फाइड करनी होती है आपको, दैट इज इट मस्ट बी accompanied by a report of the valuation of the asset of the company prepared by a registered valuer। यानी कि आपको कंपनी की जो असेट्स का वैल्यूएशन किया गया है वो भी किसके द्वारा, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा, उसकी रिपोर्ट भी आपको इसके साथ में फाइल करनी होती है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी की सॉल्वेंसी के डिक्लेरेशन को फाइल कर देते हैं, वो भी बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के बेसिस पर। और इस ओपिनियन को फोकस करते हैं कि कंपनी अपने डेट्स को फुल बेसिस पर पे करने में सक्सेसफुल है। लेकिन ऐसा है नहीं। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने वॉलंटरी बेसिस पर कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए डिक्लेरेशन फाइल कर दिया कंपनी की सॉल्वेंसी के रेफरेंस में रीजनेबल ग्राउंड्स पर, और ये बताया कि कंपनी अपने डेट को फुल वे में पे करने में एबल है। लेकिन कंडीशन इससे अगर रिवर्स होती है, ये रिवर्स कंडीशन हो गई, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है जिसने डिक्लेरेशन दिया है या जो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया है उनको पनिशमेंट मिलता है और उन्हें जेल हो सकती है, और ये जेल कम से कम 3 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक के लिए होती है। और या फिर उन पर एक फ़ाइन पड़ता है, ये फ़ाइन कम से कम 50,000 रुपये का होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपये का हो सकता है, या फिर इन्हें दोनों ही सज़ा मिल सकती हैं अगर ये अपने डिक्लेरेशन में कोई भी फैक्ट छुपाते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में, तो उस केस में इन्हें ये पर्टिकुलर पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, रेस्ट ऑफ द कंडीशंस regarding the voluntary winding up we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.